हेलो बच्चों, मेरा नाम डॉक्टर दिनेश और स्वागत है आपका हमारे एजुकेशनल चैनल पे। तो पिछले लेक्चर में हमने यूनिट 3 को रिवाइज किया, एक रिकैप हमने देखा और आज के लेक्चर में हम यूनिट 4 स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है मोशन इन ए प्लेन। तो आज के टॉप की आउटलाइन कुछ ऐसी होगी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लेन क्या होता है, फिर पढ़ेंगे स्केलर एंड वेक्टर क्या होते हैं, फिर हम पढ़ेंगे कि पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, उसके बाद देखेंगे कि दो वेक्टर इक्वल कब होते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि हम अगर किसी वेक्टर को रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तब क्या होता है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर एक डिस्कशन के साथ कि प्लेन क्या होता है। देखिए, जिस तरह एक पॉइंट होता है, एक लाइन होती है, इसको बोलते हैं जीरो डायमेंशन। इस तरह जो स्ट्रेट लाइन थी, जैसे पिछले यूनिट में हमने पढ़ा था ना मोशन इन स्ट्रेट लाइन, तो उसको बोलते हैं वन डायमेंशनल। वन डायमेंशन। तो इसी तरह प्लेन जो होता है वो टू डायमेंशनल होता है, यानी प्लेन इज ए टू डायमेंशनल सरफेस, यानी उसकी प्लेन की दो डायमेंशन होती हैं, लेंथ भी होता है और उसकी ब्रेड्थ भी होती है, लेकिन उसकी हाइट नहीं होती। जैसे आप ये जो बोर्ड देख रहे हैं ना, ये भी एक प्लेन है भाई, इसकी लेंथ है, ब्रेड्थ है, इसकी थिकनेस को मैं नहीं मान रहा हूँ। जो दीवार होती है हमारी, वो भी एक प्लेन है भाई, उसकी भी तो लेंथ है, ब्रेड्थ है। कोई भी टू डायमेंशनल सरफेस जो होता है उसको हम प्लेन बोलते हैं, जिसकी लेंथ भी होती है और उसकी ब्रेड्थ भी होती है। उसके बाद अगर तीसरी चीज़ होती है हाइट। भाई अगर जैसे इस बोर्ड की मैं बात करूं, अगर मैं इसकी थिकनेस भी ले लूं तो देखिए आपकी लेंथ हो गई, ब्रेड्थ हो गई और साथ में अगर थिकनेस भी हो गई तो वो हो गया आपका 3 डायमेंशनल। तो जो आपका प्लेन होता है ये होता है आपका 2 डायमेंशनल, 2D। लेकिन अगर जैसे ये होता है आपका 3D, क्योंकि इसके अंदर आपका लेंथ, ब्रेड्थ और थिकनेस भी बोलो या उसको हाइट बोल सकते हैं, तीनों होते हैं LBH। जैसे क्यूब होता है, जो क्यूब के होता है ना, वो LBH होता है। तो पॉइंट को बोलते हैं जीरो डायमेंशन, स्ट्रेट लाइन को बोलते हैं 1 डायमेंशन, और जो प्लेन होता है दैट इज 2 डायमेंशन, और जो जैसे क्यूब होता है दैट इज 3 डायमेंशन। इसको हम स्पेस भी बोलते हैं जब 3 डायमेंशन हो जाती है। तो जीरो जैसे पॉइंट को बताने के लिए कुछ नहीं चाहिए, लेकिन 1 डायमेंशन को बताने के लिए जैसे आप x आपने लिया था या y लिया था हमने, ठीक है। 2 डायमेंशन को बताने के लिए अब हम 2 चाहिए होंगे, x y, और 3 डायमेंशन को बताने के लिए हमें 3 कोऑर्डिनेट चाहिए, x y और z। जैसे यहाँ पर हम इसमें तो सिर्फ एक ही लेते थे, या x लेते थे, और अगर ये होती थी मतलब डाउनवर्ड मोशन तो y लेते थे। अब यहाँ पर दोनों आएंगे, यहाँ पर आपका x भी आएगा, y भी आएगा, और जब 3D की बात करेंगे, हम स्पेस की बात करेंगे, तो उसमें तीनों आएंगे। ये x होगा, ये y होगा और ये z होगा। z जो होता है, और ये तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। जैसे ये तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं ही, अगर z की बात करेंगे तो ये ऐसे होगा, दिस विल बी द परपेंडिकुलर टू बोथ x एंड y। तो ये 90 डिग्री एंगल होते हैं। तो ये होता है प्लेन। तो प्लेन को समझने के लिए बस सिंपल सा है, आपकी दीवार है वो भी एक प्लेन है भाई। कोई भी 2 डायमेंशनल जो सरफेस होगा, उसकी लेंथ भी होगी, ब्रेड्थ भी होगी, तो उसको हम प्लेन बोलेंगे। उसके बाद हम स्टडी करते हैं कि स्केलर क्या होता है और वेक्टर क्या होता है। आइए अब हम पढ़ते हैं कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसको बहुत ही ध्यान से आपको समझना है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं स्केलर क्वांटिटी की। स्केलर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटी होती हैं जिनकी सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, कोई डायरेक्शन नहीं होती है।
जैसे मैं समझने के लिए आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लेते हैं आपको बोला गया कि बेटा 2 किलो आलू लेके आना, तो आप भाग के मार्केट में गए और 2 किलो आलू लेके आए, क्योंकि जो मास है दैट इज ए स्केलर क्वांटिटी। लेकिन अगर आपको बोला जाए आपके घर में एक बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है, ये मान लेते हैं एक बॉक्स है, ये रखा हुआ है, और आपके पेरेंट्स ने बोला कि इसको जो है ना 10 मीटर डिस्प्लेस कर दो, मतलब अपनी पोजीशन से इसको 10 मीटर हटा दो। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या होगा कि भाई मैं किस तरफ हटाऊं, इस तरफ हटाऊं, इस तरफ हटाऊं, इस तरफ हटाऊं या इस तरफ हटाऊं। आपके पास 4 डायरेक्शन है ना भाई, मैं ये डब्बे को किधर करूं, इधर करूं, इधर करूं, इधर करूं कि इधर करूं, किस साइड करूं। तो ये इसको बोलते हैं डायरेक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट इसलिए हम बोलते हैं, जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन आपको बोला गया बेटा 2 किलो आलू लेके आना, भाग के आलू लेके आ गए, आपने कुछ भी नहीं पूछा, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि भाई आलू जाने खरीद कर लेके आने, उसमें डायरेक्शन कुछ है ही नहीं, मैग्नीट्यूड है। आपने बोला 2 किलो आलू दे दो, उसने आपको 2 किलो आलू दे दिए और आपने रख ले आए। तो बिकॉज मास जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए आपको डायरेक्शन की ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन जब आपको बोला गया कि इसको डिस्प्लेस करना है तो आपको डायरेक्शन भी पता होना चाहिए, किधर डिस्प्लेस करना है। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो स्केलर की अगर हम बात करें तो स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटीज होती हैं जिनकी सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, दे हैव ओनली मैग्नीट्यूड। और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं? दीज ये वो क्वांटिटी होती हैं जिनकी मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। दीज आर द क्वांटिटीज विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, while scalars are the quantities which have only the magnitude. It has magnitude and डायरेक्शन। तो इसको बोलते हैं हम वेक्टर क्वांटिटी। तो एग्जांपल, जैसे कोई भी हमने कहा कि डिस्प्लेसमेंट, मान लेते हैं मैं डिस्प्लेसमेंट को डी से दिखाता हूं जनरली, तो वेक्टर को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, एरो लगा देते हैं उसके ऊपर, दैट इज द, ये बन गया एक वेक्टर। अगर जैसे मास है वो तो सिर्फ m होता है, तो ये है आपका स्केलर और ये आपका वेक्टर। तो वेक्टर को डिनोट करने के लिए हम उस क्वांटिटी के ऊपर हम एक सिंबल लगा देते हैं। जैसे वेलोसिटी होती है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, एक्सेलरेशन होता है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, फोर्स होता है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, वर्क होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, एनर्जी होती है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, मास होती है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, स्पीड होती है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, डिस्टेंस होती है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, जबकि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो ये आपके वेक्टर्स हैं और ये आपके स्केलर हैं। तो बहुत ही आसान है समझना कि स्केलर वो होते हैं जिनकी सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है और वेक्टर वो क्वांटिटीज होती हैं जिनकी मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है, तो उनको बोलते हैं हम वेक्टर्स। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है। तो आपको याद होगा पिछले यूनिट में हमने पढ़ा था कि पोजीशन क्या होती है और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। तो पोजीशन लोकेशन को दिखाती है और डिस्प्लेसमेंट जो होता है इन फाइनल और इनिशियल पोजीशन में डिफरेंस। तो अब हम पढ़ते हैं कि उनको हम वेक्टर से कैसे दिखाते हैं, यानी पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होते हैं। जैसे जिस तरह से हम पिछले वाली यूनिट में हमने सिर्फ पढ़ा था मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, अब यहाँ पर इस यूनिट में हम पढ़ेंगे मोशन इन ए प्लेन। प्लेन का मतलब इसमें होगा 2 एक्सिस x और y, तो हम स्ट्रेट लाइन की यहाँ पर बात नहीं करेंगे। तो देखिए अब प्लेन की बात करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक xy प्लेन है,
और इसके अंदर कोई पॉइंट P है, ये यहाँ पर मान लेते पॉइंट P है, तो ये हमारा है ओरिजिन। तो ओरिजिन से अगर मैं इस P पॉइंट को जोड़ दूंगा स्ट्रेट लाइन से, तो ये बन जाएगा इसका पोजीशन वेक्टर। यानी पोजीशन वेक्टर क्या होता है, जो किसी पॉइंट का पोजीशन बताता है, दैट इज द पोजीशन वेक्टर। OP इज द पोजीशन वेक्टर, इसको OP से दिखाएंगे। OP इज द पोजीशन वेक्टर R। और अगर मैं इसकी मैग्नीट्यूड की बात करूंगा तो कि ये क्या होगा, R इज द डिस्टेंस बिटवीन O एंड P। ये होगा आपका इसका वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये हुआ पोजीशन वेक्टर। यानी पोजीशन वेक्टर क्या होता है, वो किसी भी ऑब्जेक्ट का एक प्लेन के अंदर पोजीशन बताता है। अगर मान लेते हैं मैं एक दूसरा एक पॉइंट मान लेता हूं, दैट इज फॉर एग्जांपल Q, और मैं इसको उससे जोड़ता हूं, तो ये पोजीशन मैं मान लेता हूँ R डैश पोजीशन वेक्टर। OQ वेक्टर है वो मान लेते हैं R डैश है। तो आप इस तरह से P Q R S T कितने भी पॉइंट हो, हर पॉइंट को जब आप ओरिजिन से जोड़ दोगे तो वो बन जाएगा उसका पोजीशन वेक्टर, जिसकी जो लेंथ होगी, अगर मैं OQ इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड लूँगा तो ये R डैश, ये एक नंबर है, ये एक स्केलर बन जाएगा। मैग्नीट्यूड हमेशा एक नंबर होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की। मान लेते हैं कोई P से Q चला गया। हाँ, अगर डायरेक्शन की बात करेंगे तो O से P और O से Q, ठीक है। तो अगर कोई पार्टिकल P से Q चला गया तो जो PQ हो गया हमारा, जो PQ होगा हमारा, दैट विल बी ए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और वो किसके बराबर होगा, R डैश माइनस R, यानी OQ माइनस OP बोल सकते हैं इसको, R डैश माइनस R। ये होगा आपका, मान लेते हैं ये ऐसे जा रहा है, तो आपका OP माइनस OQ दिस इज इक्वल टू PQ वेक्टर। तो इसको बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, ये वो वेक्टर होता है जो किसी ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट बताएगा एक प्लेन के अंदर की। जब P से Q गया तो एक वेक्टर बना, दैट इज R डैश माइनस R, तो वो होगा आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर पोजीशन बताता है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है डिस्प्लेसमेंट बताता है। तो आप देख रहे हैं जब भी मैं वेक्टर की बात कर रहा हूँ तो हमेशा मैं एरो लगाता हूँ। तो जब अगर मैं PQ के ऊपर एरो नहीं लगाऊंगा तो वो PQ क्या होगा, एक डिस्टेंस हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट अगर मुझे बताना है तो वेक्टर साइन लगाना ही पड़ेगा। तो वेक्टर साइन आप बिल्कुल भी लगाना ना भूलें। जब वेक्टर की बात करें हमेशा वेक्टर साइन होना चाहिए। यहाँ पे एक बात नोट करने की है कि जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है, फिर चाहे जो ऑब्जेक्ट हो किसी भी पाथ में मूव कर रहा हो। जैसे फॉर एग्जांपल हम XY प्लेन लेते हैं, ये X और ये Y, ये ओरिजिन है, और ऑब्जेक्ट ऐसे 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 मूव कर रहा है। ये उसकी इनिशियल पोजीशन मान लेते हैं P और ये फाइनल पोजीशन है उसकी मान लेते हैं Q। तो जो पोजीशन वेक्टर होगा, सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, वो होगा हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगा। तो देखिए ऐसे ऐसे मूव कर रहा था, लेकिन अगर वो पार्टिकल ऐसे ऐसे मान लो P से स्टार्ट होके फॉर एग्जाम्पल दूसरा ऐसे 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 ऐसे, तो अगर ये इनिशियल है ये फाइनल पोजीशन है तो ये वेक्टर आपका फिर से आपका स्ट्रेट लाइन होगा। यानी पोजीशन वेक्टर इज ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन इररिस्पेक्टिव ऑफ द पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट। ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगा।
और जिस तरह से हमने देखा कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, जबकि जो डिस्टेंस होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। उसके बाद देखते हैं कि दो वेक्टर इक्वल कब होते हैं। देखिए, दो वेक्टर इक्वल होते हैं अगर उनकी मैग्नीट्यूड सेम हो और वो सेम डायरेक्शन में हो। जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे एक वेक्टर हमने लिया a, ठीक है, और दूसरा वेक्टर हमने लिया b। आपने देखा मैंने उतना ही लंबा एरो लिया है, एरो की लेंथ को हम उसके मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शन ले रहे हैं। तो वेक्टर a वेक्टर b, तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में हैं और उनकी मैग्नीट्यूड भी बराबर है। मैग्नीट्यूड ऑफ a इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ b एंड बोथ हैव सेम डायरेक्शन। तब हम बोलेंगे कि दो वेक्टर्स इक्वल हैं, यानी टू वेक्टर्स आर इक्वल इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड आइडेंटिकल डायरेक्शन। डायरेक्शन भी दोनों की सेम होनी चाहिए। यानी फॉर एग्जांपल मान लेते अगर एक वेक्टर a इधर होगा और b इधर होगा, देखिए दोनों की मैग्नीट्यूड ऑलमोस्ट सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। तो दो वेक्टर्स के इक्वल होने के लिए उनकी मैग्नीट्यूड भी सेम होनी चाहिए और वो सेम डायरेक्शन में भी होने चाहिए। आइए अब हम जानते हैं कि अगर हम किसी वेक्टर को किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है उसकी मैग्नीट्यूड के ऊपर। जैसे मान लेते हैं मेरे पास एक वेक्टर है a एक वेक्टर है और मैं उसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ 2a। तो क्योंकि जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई होगा किसी भी रियल नंबर से, तो क्या होगा, वो उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो दुगुनी हो जाएगी। तो ये जितना था इतना और जोड़ दो इसमें, तो ये हो जाएगा 2a। तो आप जितने नंबर से डिवाइड करोगे मल्टीप्लाई करोगे उतने ही टाइम्स उसकी मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगी। अगर 3a हो गया तो जैसे ये 2 हो गया तो ये 3a हो जाएगा। मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये तो पॉजिटिव नंबर से, यानी जितने नंबर से आप उसको मल्टीप्लाई करोगे उतना ही उसकी मैग्नीट्यूड बढ़ती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि a की मैग्नीट्यूड क्या होती है a और 2 इंटू a, भाई 2 तो कांस्टेंट है और a की मैग्नीट्यूड कितनी a। इसी तरह 3a की मैग्नीट्यूड कितनी होगी, 3 तो कांस्टेंट है और a की वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितनी है 3 है। इसी तरह 4 5 6 कितने ही नंबर आप कर सकते हैं। तो ये तो बात है जब पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हम किसी वेक्टर को किसी नेगेटिव नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है वो अब हम देखते हैं। जैसे मान लेते हैं ये एक वेक्टर a है और मैंने इसको -2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड तो दुगुनी हो जाएगी लेकिन नेगेटिव साइन है ना, तो आपका डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी। बिल्कुल सही समझा आपने, ये डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी। ये हो जाएगा -2a कि 2 टाइम्स होगी, मैग्नीट्यूड सेम 2 टाइम्स होगी लेकिन नेगेटिव साइन आ गया ना, तो जो डायरेक्शन है वो अपोजिट। इसी तरह 3a करूँगा मैं तो इसी तरह एक और a जोड़ दो उसमें, तो ये -3a का हो गया कि मैग्नीट्यूड तो 3 गुना लेकिन नेगेटिव की वजह से जो डायरेक्शन है वो आपकी अपोजिट हो गई। तो इस तरह से हमने देखा कि हम किसी भी वेक्टर को अगर किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी मैग्नीट्यूड उस रियल नंबर के टाइम्स बढ़ जाती है। अगर हम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो डायरेक्शन सेम रहती है और अगर हम किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी जो वेक्टर की रिजल्टेंट जो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन के बाद आता है उसकी डायरेक्शन नेगेटिव के केस में अपोजिट
हो जाती है। चलिए अब हम देखते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स ग्राफिकल मेथड की हेल्प से। जैसे मान लेते हैं, सबसे पहले एडिशन लेते हैं कि हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक ए वेक्टर है, एक बी वेक्टर है, ठीक है। अगर इन दोनों को हमको ग्राफिकली ऐड करना हो तो हम कैसे करेंगे? तो हम कैसे करते हैं, इसके टेल को उठा के और इसके हेड पे रख देते हैं, यानी यहाँ पर। तो हमने इसको उठा के यहाँ पे रख दिया, इसके टेल को इसके हेड पर ए बी, तो ये ओ होगा और ये जो वेक्टर होगा आपका ओ बी, वेक्टर ओ बी विल बी इक्वल टू ओ ए, ओ से ए और फिर ए से बी। आप देख रहे हैं ना, जिधर एरो जाती है ओ से ए, एरो इधर था, फिर ए से बी, न कि बी से ए। आपको बाद में पता चलेगा कि ए बी जो है वेक्टर ए बी और वेक्टर बी ए ये इक्वल नहीं होते, क्योंकि उनकी डायरेक्शन अलग अलग है। ए बी ए से बी है और बी ए बी से ए है, क्योंकि हमारा एरो नीचे की साइड था इसलिए हमने ए बी लिया। तो ओ ए वेक्टर ए है और ओ बी वेक्टर बी है, तो ये हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो हमने ग्राफिकली वेक्टर ए और वेक्टर बी को जोड़ दिया। तो यहाँ पर हम एक बात और देखेंगे कि सबसे पहले तो जो एडिशन होती है वेक्टर्स की वो कुमुलेटिव होती है, यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी दिस इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। यानी अगर मैं, जैसे दो वेक्टर थे ना हमारे, एक इस तरह ए लिया था और हमने इसी तरह यहाँ पे वेक्टर बी लिया था, तो अगर मैं इसकी टेल इसको उठा के इसके ऊपर रख दूंगा, यानी ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, जैसे बी, ठीक है। और मैंने इसकी टेल को उठा के इसके हेड पे रख दिया, तो ये इस तरह से बन जाएगा, ये बी ये ए, तो अब ये ओ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। इसी तरह अगर आप तीन वेक्टर्स की बात करेंगे, यानी एसोसिएटिव ला की, यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, दिस इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। और ये आप बहुत ही आसानी से ग्राफिकली मैं दिखा सकते हैं कि जिस तरह दो वेक्टर थे, इसी तरह एक तीसरा वेक्टर ले लो, जैसे ऐसे एक तीसरा वेक्टर ले लो, तो तीनों को जब आप जोड़ोगे तो ए प्लस बी प्लस सी दिस इज इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट बी प्लस सी। तो एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स इज cumulative एज वेल एज एसोसिएटिव। अगर हम सब्ट्रैक्शन की बात करें दो वेक्टर्स की, तो सब्ट्रैक्शन को आप ऐसे भी तो बोल सकते हो। अगर दो वेक्टर के सब्ट्रैक्शन की अगर हम बात करें, तो जैसे वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, तो उसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो एडिशन की टर्म, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। बस वेक्टर बी क्या होता है, वेक्टर माइनस बी मतलब एक ऐसा वेक्टर जो जिसकी मैग्नीट्यूड बी के बराबर है लेकिन डायरेक्शन बी से अपोजिट है। तो इस तरह से आप सब्ट्रैक्शन भी दिखा सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, ए माइनस बी इज नॉट नेसेसरली इक्वल टू बी माइनस ए। ये दोनों बराबर नहीं होते, यानी इनका एसोसिएटिव और कुमुलेटिव सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स में नहीं होते। तो दो वेक्टर्स को, एक वेक्टर को हम सिर्फ एक वेक्टर क्वांटिटी से ही सब्ट्रैक्ट या ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं ये बोलूं कि 2 एक रियल नंबर माइनस वेक्टर ए, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। हम एक रियल नंबर में से किसी वेक्टर को
नहीं घटा सकते और ना ही जोड़ सकते। हम वेक्टर को ही वेक्टर में जोड़ सकते हैं और वेक्टर को में से ही वेक्टर को घटा सकते हैं। तो ये था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। तो हम ग्राफिकली इनको दिखा सकते हैं कि हमने देखा कि जो एडिशन होता है टू वेक्टर्स का वो आपका क्युमुलेटिव होता है, एसोसिएटिव भी होता है, और इसी तरह दो वेक्टर्स को हम आपस में सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने बेसिक्स के बारे में पढ़ा कि हमारा वेक्टर्स क्या होते हैं, स्केलर क्या होते हैं, और फिर हमने देखा कि किसी वेक्टर को हम किसी रियल नंबर से कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फिर हमने देखा कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, और फिर हमने देखा कि हम वेक्टर्स को हम ऐड कैसे कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं। तो ये आज के लेक्चर का बेसिक्स था, ये 4th यूनिट का। तो अगले लेक्चर में हम 4th यूनिट को आगे बढ़ाएंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।